एक बार फिर से पूरी दुनिया में रिसेशन की बात होने लगी है, यानी कि मंदी की, आर्थिक मंदी की बात होने लगी है। और खास करके जो एक्सपर्ट हैं वो यूएस मार्केट को लेके ज्यादा चिंता प्रकट कर रहे हैं कि यूएस में मंदी का जो दौर है वो वापस आ सकता है। अब सवाल यह है कि ये जो मंदी का दौर क्या यूएस तक सीमित रह जाएगा या इसका असर व्यापक रूप से ग्लोबल मार्केट में पड़ेगा, भारतीय मार्केट में पड़ेगा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दुनिया भर के बाजार के बारे में, उनके हालात के बारे में, और कंपेयर करेंगे भारतीय बाजार को और देखेंगे कि ये जो बात हो रही है, एक्सपर्ट के जो अलग-अलग ओपिनियंस आ रहे हैं यूएस मार्केट को लेके, मंदी को लेके, इसमें कितना दम है, और चार्ट के माध्यम से इसको समझने का कोशिश करेंगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल पे। गाइस, अगर आप देखोगे जब से राष्ट्रपति ट्रंप कुर्सी पर विराजमान हुए हैं और सहयोगी के रूप में एलन मस्क को लिया है, तब से एक चीज आपने देखा होगा, टैरिफ टैरिफ जैसे लागू हुआ दुनिया भर के कंट्री पे। उन्होंने कहा कि सारी कंट्रियां हमें लूट रही है, हमसे ज्यादा पैसा वसूल रही है। जब हम माल भेजते हैं तो हमसे ज्यादा पैसा लेते हैं, जब वो बेचते हैं तो हम बहुत कम ले रहे हैं। तो एक काम करते हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ का इस्तेमाल करते हैं कि जैसा हमसे लेगा वैसा हम लेंगे। और कुछ कंट्रियों पर एक्स्ट्रा भी लगाने के बारे में बात की, जिसमें चाइना है। अब दो महाशक्तियां चाइना और यूएस अगर आपस में उलझते हैं, उलझे ही कुछ दिनों के लिए, तो आपने देखा कि बाजार का क्या हालात हुआ। बाजार बहुत तेजी से, पूरे ग्लोबल मार्केट में भारतीय बाजार भी उससे अछूता नहीं रहा, बहुत तेजी से फिसला, खास करके टैरिफ वाले बयान के बाद से। लेकिन अभी देखोगे तो कुछ दिनों से भारतीय बाजार संभलने की कोशिश कर रहा है। पिछले एक सप्ताह से लगातार रैली हो रही है और बैंक निफ्टी तो ऑलमोस्ट 60 पॉइंट से ऑल टाइम हाई को छू ही दिया था। तो कहने का मतलब ये है, हम ये कंपेयर करने वाले हैं कि क्या भारतीय बाजार पूरी तरह से रॉकेट की तरफ ऊपर जा रहा है, क्या ऑल टाइम हाई पे जाने वाला है, और दुनिया भर के बाजार क्या नीचे जाने वाले। तो कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। देखो, कंपेयर करने से मेरा कहने का मतलब, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे सर उनका मार्केट अलग, हमारा मार्केट अलग है। देखो, आज के दौर में आप किसी भी मार्केट को अलग नहीं रख सकते, क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। आप अपना जो प्रोडक्ट इस कंट्री में बना रहे हो उधर भी बेच रहे हो। अगर मारुति अपना कार इधर बना रही है, या फिर कोई सर्विस यहाँ पे टाटा कंसल्टेंसी यानी टीसीएस या इन्फोसिस कोई सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है, तो वैसे स्थिति में वो जो सर्विस है वो दूसरे देशों में भी दे रही है। यानी अकेले सिर्फ भारत में नहीं हो रही, यानी जो भारत में प्रोडक्शन हो रहा है वो दुनिया भर में लोग उसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यानी अब ग्लोबल जमाने की बात है, ग्लोबलाइजेशन की बात है। तो वैसी स्थिति में अब ये कहना कि भारतीय बाजार का जो रहेगा वो अलग होगा और ग्लोबल अलग होगा, ये थोड़ा सा बेईमानी हो जाएगी। तो हम लोग चार्ट के माध्यम से देखेंगे, एक सिस्टम पे चलेंगे, एक बार चार्ट को खंगालेंगे। और आप देख रहे हो कि जो भी मार्केट रिएक्ट कर रहा है, तो बहुत लोग शायद यहां खुश भी होंगे कि भाई अब भारतीय बाजार में जो है उछाल आ गया और अब भारतीय बाजार रॉकेट की तरह ऊपर जाने वाला है। तो मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूं वापस से। हम लोग देखो, सिंपल बात है, किसी को कुछ नहीं पता कि बाजार ऊपर ऑल टाइम हाई जाएगा या नीचे गिरेगा, लेकिन ग्लोबल सेंटिमेंट्स क्या कहता है उसको पकड़ना, समझना जरूरी है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप करे देखिएगा, ताकि जो आप सोच रहे हैं भारतीय बाजार को लेके, तो ग्लोबल मार्केट के दृष्टिकोण से अगर आप देखते हैं तो क्या नजरिया बदलेगा, नहीं बदलेगा, वो सारी चीजें यहां बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप करे हुए देखिएगा। इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। इसमें देखेंगे ग्लोबल चार्ट्स भी, अलग अलग देशों के चार्ट इंडेक्सेस देखेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट भारतीय कंपनियों को भी खंगालने की कोशिश करेंगे कि वो ब्रेकआउट के कगार पे है, या फिर कुछ ही स्टॉक्स में या कुछ ही सेक्टर में खरीदारी करके इंडेक्स को मैनेज किया जा रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि बैंकों में और फाइनेंशियल सेक्टर में तेज खरीदारी हो रही है, जिसमें आईसीआईसीआई, एचडीएफसी दो मेजर कंपोनेंट है जो इंडेक्स को बहुत बड़े तरीके से लीड करते हैं, हैवी वेट है। और अगर उन दोनों में पैसा लगा दिया जाए तो भारतीय बाजार यानी कि इंडेक्स निफ्टी, या फिर और जिसमें वो पार्ट है बैंक निफ्टी में या फाइनेंस निफ्टी में, बहुत तेजी से ऊपर जा सकती है। इस संभावनाओं को देखने का कोशिश करेंगे, पूरे चार्ट को देखेंगे, भारतीय बाजार को भी, और अलग अलग इंपॉर्टेंट कंट्री जो कंट्रीब्यूशन देते हैं उन सभी के इंडेक्सेस को भी यहां पे खंगालेंगे। तो चलिए एक बार चलते हैं सिस्टम पे। और गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करिए और बेल आइकन दबा दीजिए। आपको ये चैनल सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म देगा जहां आप नॉलेज के बारे में देखोगे। यानी आप ट्रेड के बारे में तो ढेर सारी चीजें देखते हो, यहां ट्रेड ले लो, यहां निकल लो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि सीखना बहुत जरूरी है। जब तक आप सीखोगे नहीं, ट्रेड का जो सेटअप है वो आपके माइंड में बनेगा नहीं। इंपॉर्टेंट है सीखना। तो करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन दबा दिया, तो आप कभी भी स्टॉक मार्केट में पीछे नहीं रहेंगे। चाहे आप ऑप्शन बायर हैं, चाहे आप स्विंग ट्रेडर हैं, या आप इन्वेस्टर हैं, काम का चैनल होने वाला है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए एक बार चलते हैं चार्ट के ऊपर में, और ग्लोबल में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, वो सब देखने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। तो गाइज, अब हम चार्ट पे आ गए हैं, और अब यहाँ पे हम लोग भारतीय बाजार के यानी भारतीय इंडेक्स को भी देखेंगे, और साथ साथ में ग्लोबल इंडेक्स के चार्ट्स भी यहाँ पे देखने का कोशिश करेंगे और रीड करने की कोशिश करेंगे, और देखेंगे
कि भारतीय बाजार और बाकी दुनिया के जो बाजार है वो किस तरह से यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं मार्केट में पिछले कुछ समय से, खास करके जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने और उसके पहले क्या हाल थे, वो सारा चार्ट पे देखेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन ये नॉलेज के लिए है, क्योंकि ये कंपेयर है वर्ल्ड मार्केट वर्सेस इंडियन मार्केट। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप करके देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं निफ्टी को। एक बार निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी को अगर आप देखोगे तो ये ऑल टाइम हाई इसने लगाया था सितंबर के लास्ट में, ठीक है ना। सितंबर के लास्ट में लगाया था लगभग 26,400 के आसपास में, और उसके बाद वहां से लुढ़कते हुए आप देखोगे करेक्शन इसमें देखोगे निफ्टी के अंदर में। तो निफ्टी में जो करेक्शन हुआ है वो पहले तो करेक्शन हो गया था लगभग 16-17% का, और उसके बाद ट्रम्प साहब का बयान आने के बाद वो गैप डाउन बड़ा हुआ था, तो बाजार लगभग 17.5% के आसपास में करेक्ट हो गया था। लेकिन उसके तुरंत बाद यानी कि एक वीक के अंदर में ही बाजार ने अच्छा रफ्तार पकड़ा है। और अगर आप देखोगे रफ्तार को कि कहाँ से कहाँ गया, तो आप देखोगे लगभग यहाँ से 2100 पॉइंट के आसपास में, यानी कि लगभग 9-9.5% जो है चढ़ाई चढ़ ली है बाजार ने। तो वैसी स्थिति में हमको यहाँ पे ये समझना है कि ये जो बाजार ने चढ़ाई चढ़ी है, क्या ये एक्चुअल में इसके ऊपर ही सस्टेन करने वाला है, नीचे नहीं आने वाला, यही सब समझेंगे। सबसे पहले चार्ट को अच्छी तरीके से समझते हैं। बहुत आसान भाषा में समझाने वाला हूं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए बाजार को पहले हम थोड़ा सा पहले निफ्टी को अच्छे से गहराई से समझ रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और वन डे टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं यहाँ पे चार्ट को, और यहाँ कुछ लाइंस है। एक बार ये लाइंस को डिलीट कर देता हूँ ताकि सहूलियत रहे। अब देखिए यहाँ से बाजार जो है पीछे, बिल्कुल पीछे नहीं जाते, क्योंकि ये तो कोरोना वाला आ गया टाइम। ये देखिए जो फॉल हुआ था कोरोना का, और कोरोना के बाद ये बाजार एकदम से रॉकेट रफ्तार में गया था। लेकिन उसके बाद का जो सेशन है उसको आपको समझना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बाजार ने यहाँ पे एक रेक्टेंगल में आपको दिखाता हूँ बना के, ये क्या किया बाजार ने, एक जोन बनाया। अब इस जोन को आप देखोगे तो ये अगस्त 2021 से लेकर अगस्त 2023 यानी जुलाई 2023 तक, यानी कि 2 साल का ये कंसोलिडेशन फेज चला। अब आपको मैं जो यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको ध्यान से समझिए, बहुत आसानी के साथ। कोरोना आने के बाद से बाजार में बहुत तगड़ा क्या हुआ, गिरावट हुआ, पूरे दुनिया में गिरावट हुआ ग्लोबल, क्योंकि उसके बाद जो आप देखोगे, अगर मैं कोरोना से हिसाब से थोड़ा सा देखूं करेक्शन कोरोना के अंदर में, तो कोरोना में अगर आप देखोगे तो लगभग करेक्शन था यहाँ पे 30 से ये लगभग हो गया जी, हाँ 40%, 39-40% यानी 39-40 के परसेंट के आसपास में करेक्शन निफ्टी में हुआ था। और उसके बाद रफ्तार पकड़ा बाजार ने, और पकड़ने के बाद बहुत तेजी से बाजार जो है यहाँ पे ऊपर जाने लगा। अब जब बाजार बहुत तेज चढ़ाई चढ़ता है तो ऐसी स्थिति में उसको कंसोलिडेशन फेज से गुजरना होता है, यानी कि कहीं ना कहीं सस्टेन करके साइडवेज होना होता है, ताकि जो नए इंटरेस्टेड बायर हो वो हिम्मत दिखा सके। अगर बाजार खड़ी चढ़ाई चढ़ता जाएगा तो उतरने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी। चार्ट को जब आप देखोगे, गहन अध्ययन करोगे, बैकडेट में जाओ, चार्ट को देखो, तो आपको समझ में आ जाएगा जो मैं ये पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये चढ़ाई चढ़ी पहले, तो अगर आप देखोगे ध्यान से समझो तो अब यहां पे आपको एक चीज और समझाता हूं। देखो अगर आप यहां से देखोगे कोरोना में गिरावट हुआ, गिरावट होने के बाद यहां से रफ्तार पकड़ के चार्ट सीधे पहुंच गया, ये हो गया भाई साहब 145% का गेन किया, मतलब 40% गिरा और 145% नहीं। पहले तो ये अपना पूरा का पूरा पोजीशन को कवर किया ना। अब सीधे इसको यहां से थोड़ी मानोगे, ये तो गिर गया था किसी आकस्मिक न्यूज की वजह से, कोरोना वैश्विक मंदी आ गई, कोरोना आ गया, पैंडेमिक की वजह से लॉकडाउन हो गया, और दुनिया भर में ये बातें हो गई कि भैया प्रोडक्शन रुक गया वगैरह वगैरह, डिमांड एंड सप्लाई का चेन खराब हो गया, तो इसलिए ये चीज हुआ। लेकिन इसने कुछ टाइम में ही इसको रिकवर करके वो यहाँ एग्जैक्टली पहुंच गया, यानी कि जहां से गिरा था लगभग वहां पहुंच गया, ठीक है। अब जब वैसी स्थिति में कुछ महीने में जब वहां पहुंचा, तो ये जो यहां से गेन मानोगे ना आप इसको, ये तो नीचे से गेन नहीं है, गेन तो इसका यहां से यहां तक का है, तो ये गेन किया इसने, ठीक है। तो ये जब गेन किया इसने, जहां से ये चला, आप लगभग देखोगे निफ्टी को 12,500 से पहुंच गया लगभग 18,000 पे, तो यानी 6,000 पॉइंट का जो इसने उछाल लगाया, उसके बाद ये तेज उछाल है। ये देखो खड़ी चढ़ाई है, तो खड़ी चढ़ाई को ऊपर चढ़ने के लिए हमें स्टे चाहिए। अब भाई ऐसा कोई सीढ़ी देखे हो क्या कि ऐसे सीधे बना हुआ और सीधे जा रहे हो, अरे भाई गिर जाओगे। अब सीढ़ी आती है फर्स्ट फ्लोर पे, फिर थोड़ा सा आपने देखा होगा एक वहां पे क्या आता है, एक स्पेस आ जाता है जिसपे आप थोड़ा सा होल्ड कर सकते हो अपने आप को, ठीक है ना, एक समतल सा फ्लैट जगह आता है, फिर दूसरे फ्लोर पे जाते हो, फिर एक फ्लैट जगह आता है। तो वैसी स्थिति में यहाँ पे एक फ्लैट सा जो एरिया आ गया जहां पे लोग रुक सकते थे, वो वाली फ्लैट वाला एरिया आ गया। आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और 2 साल का ये कंसोलिडेशन फेज चला। जब ये 2 साल का कंसोलिडेशन फेज चला, तो वैसे में अब स्थिति में क्या हुआ, जो रिटेल
नए जो इन्वेस्टर होते हैं उनका तो चलो पैसा बन रहा होगा, जो पीछे पैसे लगाए होंगे। जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो यहाँ पे और इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई समझ रहे हैं कि यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज है और ब्रेकआउट दे रहा है, यानी ये कंसोलिडेशन फेज 2 साल का फेज है। देखो आप, और रेंज भी देख लो, घबराओ मत, बहुत आसानी से समझाने वाला हूं। रेंज भी देखोगे तो लगभग 15,000 से लेके 3,000 के बीच में 2 साल से फंसा हुआ है, ऊपर नीचे कर रहा है। नीचे ब्रेक नहीं किया, अगर नीचे ब्रेक करता तो सेलर्स फिर से यहाँ पे चढ़ जाते, ऊपर ब्रेकआउट हुआ तो नए बायर जो थे वो इंटरेस्टेड हो गए। ठीक है, जब नए बायर इंटरेस्टेड होंगे तो क्या होगा, फिर बाजार तेज चढ़ाई चढ़ेगा। अब जब बाजार तेज चढ़ाई चढ़ेगा तो फिर उसके बाद देखोगे यहां से तेज चढ़ाई चढ़ा, थोड़ा सा फिर यहां ऊपर नीचे हुआ, फिर चढ़ा, और उसके बाद एक प्राइस एक्शन बनाते हुए बाजार यहां से देखोगे, प्राइस एक्शन बनाते हुए बाजार आराम से यहां से चल रहा था। लेकिन उसके बाद ये सिचुएशन आया इलेक्शन के एक दिन पहले, मंत्री जी ने कहा खरीद लो, लोगों ने खरीद लिया। आपको पहले भी अवगत करा चुका हूं मंत्री जी के कैंडल से, जो कि बना था 3 जून को, खरीदा और 4 जून को रिजल्ट आया। रिजल्ट में थोड़ी सी आप देखोगे सरकार थोड़ी सी डगमगाडोल स्थिति में थी, तो बाजार तेजी से नीचे गिरा, लेकिन उसके बाद वो थोड़ा सा रिकवर किया। तो जब रिकवर करने का फेज आया तो आप देखोगे एकदम से खड़ी चढ़ाई चढ़ी बाजार ने, कहां से कहां चढ़ी। तो अगर आप देखोगे इस फेज को तो ये 21,300 से सीधे 26,000, यानी 5,000 पॉइंट का यहाँ पे सीधे के सीधे बाजार चलता ही चला गया। बीच में कोई कंसोलिडेशन फेज नहीं आया, छोटा मोटा 1-2 दिन 4 दिन का वो चलता रहता है, होता रहता है, एक बड़ा फेज नहीं आया। तो जब बाजार खड़ी चढ़ाई चढ़ के जाता है तो वो बाजार उतरने के लिए भी तैयार रहता है, और उसके बाद प्राइस एक्शन बना के निफ्टी को अगर आप देखोगे तो प्राइस लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज लोअर हाइज बना के नीचे ढलान की तरफ, नीचे की तरफ आ गया। अब सवाल यहां पे ये उठता है कि बाजार जो करेक्शन करना था वो कर लिया है या फिर और नीचे गिरेगा, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चार्ट पर आपको क्लियर समझ में आने वाला है। अब आप देखोगे कि ये जो कंसोलिडेशन फेज था वो यहां था, कंसोलिडेशन फेज था यहां था, और उसके बाद से बाजार में जो है बहुत तेज चढ़ाई हुई है और ऊपर बाजार चलता ही चला गया। तो क्या बाजार जो है इस कंसोलिडेशन फेज को वापस टेस्ट करने का सोच रहा है या फिर कुछ और सोच रहा है, वो सब हम लोग ध्यान से देखेंगे। यहां कोई भी बात जो मैं आपको बता रहा हूं स्टॉक मार्केट के अंदर में कि बाजार यहां चला जाएगा वहां चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। सब चार्ट के ऊपर में जब किसी लो को ब्रेक करेगा तो एक नए लो को छूने की, नया लो बनाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसी तरह से जब एक नए हाई को टेस्ट करता है तो एक नया हाई बनाने के चांसेस मार्केट में बढ़ जाता है। यही उसका इतिहास रहा है, उसी के हिसाब से हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं। अब देखोगे तो ये जो कंसोलिडेशन फेज के ऊपर में बाजार यहां से ऊपर चढ़ा, तो आप ध्यान से देखोगे तो यहां भी बाजार प्राइस एक्शन बना के यहां से निकला। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये जो चैनल मार्केट ने बनाया यहां से यहां का, ये देखो ये जो चैनल बनाया ये भी एक फेज है जहां पे बाजार को एक सपोर्ट है। तो वैसी स्थिति में समझना है बातों को, बाजार को यहां पे एक सपोर्ट हो सकता है, बात समझ रहे हो। तो बाजार ने इस सपोर्ट को टेस्ट कर लिया है ना, यहाँ पे आया रिजेक्शन लेके ऊपर गया, फिर नीचे आया, वो बयान था टर्म साहब का, नीचे आया फिर ऊपर चला। तो वैसे में ये निफ्टी को देखकर ये सवाल उठता है कि क्या ये जो एरिया जहां पे एक देखो जहां पे कंसोलिडेशन फेज आ जाए वो एक अच्छा सपोर्ट होता है अगर मार्केट ऊपर है तब। यानी नीचे देखोगे यहां पे एक कंसोलिडेशन का फेज है, अब देखोगे यहाँ 2 साल का कंसोलिडेशन का फेज है, अब बाजार इसके ऊपर है तो ये अच्छा सपोर्ट होगा ना, जहां 2 साल का कंसोलिडेशन फेज है ये सबसे अच्छा सपोर्ट माना जाएगा। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का एक इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी डाल दिया है, आप सर्च करो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, आपको मिल जाएगा वो वीडियो, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे, तो अब बात ये आती है कि जब पैनिक सिचुएशन आ जाता है तो फिर कोई अच्छा सपोर्ट भी काम करता हुआ नजर नहीं आता, लेकिन एक समय पे जाके बाजार को रुकना होता है। तो वैसी स्थिति में हम अगर चीजों को एनालाइज करने लगते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कंसोलिडेशन फेज वो था, उसके अलावा ये भी एक कुछ दिनों का कंसोलिडेशन फेज यहाँ पे आया, ये देखिए ये फेज भी कंसोलिडेशन फेज है। इसका मतलब साफ है कि बाजार के पास ये भी एक सपोर्ट है जिसको वो टेस्टिंग करने का सोच सकता है। तो यहां ऐसी स्थिति में हम किसको माने, यही पे ले लेगा, नीचे वाले पे लेगा, या इसके नीचे वाले पे लेगा, तो ये तो आप कोई जानता नहीं कि बॉटम क्या है और टॉप क्या है। लेकिन हम जब जैसे इसको ब्रेक करेगा तो हम नीचे की संभावनाओं को तलाशेंगे कि भैया वो उसको टेस्ट करने के लिए जा सकता है। तो वैसी स्थिति में जब बाजार इसको निकाल रहा था तो बाजार इसको निकाल नहीं पाया, क्यों नहीं निकाल पाया उसके विषय में भी बात करूंगा मैं। वीडियो जरूर लंबा होगा गाइस, लेकिन अगर आप अंत तक देखोगे तो आपको सब कुछ चार्ट पे समझ में आने वाला। तो वैसी स्थिति में देखोगे जब ये गिरावट, बहुत तगड़ी गिरावट आई इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन, और उसके बाद बाजार संभल गया, तो यहां से जब संभला तो यहां पे किसी ने पैसा लगाया होगा तभी तो ऊपर गया ना। तो ये जो बैक टू बैक 5 जून और 6 जून और 7 जून को कैंडल बना है, इसके विषय में पहले भी वीडियो में मैं बात कर चुका हूं। तो जब ये 5, 6, 7 जून को जब कैंडल बना तो यहां बाइंग हुई होगी ना, जब यहां अच्छी खासी बाइंग हुई होगी तभी तो बाजार ऊपर गया। तो वैसी स्थिति में जब बाजार वापिस देखो इसी रेंज पर पहुंचा, देखो इसी रेंज पे जब पहुंचा तो यहां से तेज बाइंग हुई,
और फिर वापस बाजार नीचे आया, चाहे वो बहाना ट्रम्प साहब का हो चाहे जो भी हो, फिर इसी रेंज से वापस फिर से देखोगे इसी 5 जून के कैंडल से वापस फिर से सपोर्ट लेके चले। यानी 5, 6 जून, 7 जून को जो खरीदारी हुई है वो वाकई में वहां पे खरीदारी हुई है और वो अपना पोजीशन अभी बचाए हुए हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर वो अपना, उनको ये अगर आभास हुआ कि शायद ये जो मंदी है ये आने वाला है, असर होगा, तो ऐसी स्थिति में बाजार को धक्के मार के ऊपर ले जा रहे हैं और फिर वैसे स्थिति में वापस जब टेस्टिंग होगा तो फिर बाजार तोड़ सकता है, क्योंकि अब ये फर्स्ट टाइम टेस्टिंग हो गया 22,000 का, दूसरी बार टेस्टिंग हो गया, और अगर अब वो तीसरी बार करता है तो ये टूटेगा। ऐसे स्थिति में ये जो बायर्स हैं ये अपना पोजीशन को बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब पता लग जाएगा कि नहीं बचने वाला तो ऊपर ले जाके वहां पे बेच देंगे, क्योंकि इन्होंने यहीं पे खरीदा, थोड़ा सा और ऊपर ले जाके अपने माल को बेचेंगे। अब आप सोचेंगे कि इतना दिन तक कौन बैठे रहता है, तो मैं जो नए लोग हैं उनके लिए बता दूं कि आपके म्यूचुअल फंड का पैसा हमेशा मार्केट में लगा होता है, और भी कई स्टॉक्स में लोग पैसे लगाते हैं, जो म्यूचुअल फंड का पैसा है, बैंकों का पैसा है, वो अलग अलग स्टॉक्स में लगता है। तो वो जो पैसा है वो अभी भी वहीं लगा हुआ है, क्योंकि मार्केट हमेशा नीचे नहीं रहेगा, मार्केट को एक समय ऊपर जाना है। कोरोना वाला फेज से भी आपने देखा कि मार्केट कहां पहुंच गया था और फिर कहां चला गया, तो मार्केट को ऊपर ही जाना है, लेकिन तत्काल रूप से पैनिक मार्केट में आ सकता है, उसको हमको ध्यान रखना है। तो चार्ट ये बोल रहा है कि अगर ये जो स्थिति है, इसकी स्थिति हमेशा याद रखना कि चार्ट जो बोलता है उसके चांसेस बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, यानी बहुत ज्यादा सही होने के चांसेस यहां पे बहुत ज्यादा रहते। अब हमको यहां पे ये देखना है कि अगर मान लेते हैं कि ये जो एरिया है, खास करके अगर आप देखोगे 22,000 के नीचे का एरिया, ये एक अच्छा सपोर्ट यहां पे है, लेकिन जैसे ही ये एरिया ब्रेक होता है तो फिर पैनिक आएगा। तो अब हम क्या माने कि ये जो 2 बार सपोर्ट गया, कि तीसरी बार टेस्टिंग के लिए नहीं आ सकता? आ सकता है, और अगर आएगा तो तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा, ये कहना कि वो नहीं तोड़ेगा ये मुश्किल हो सकता है। बात समझ रहे हो? ये कहना यहां पे थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अब यहां पे देखोगे ध्यान से, अब हम लोग एक पहलू पे और बात करते हैं, हम दूसरे दुनिया के हर एक मार्केट को तलाशने के लिए जाएंगे, दूसरे कई पहलू पर हम लोग यहां पे बात कर लेते हैं। एक बार हम लोग यहां पे देखते हैं कि बाजार इसको टेस्ट किया, यहां पे नीचे आया, ये कौन सा एरिया, हम इसको यहाँ पे एक वापस एक लाइन यहाँ पे रेक्टेंगल ले लेते हैं। तो अब आप देखोगे बाजार नीचे आया लगभग 22,700, फिर सपोर्ट के पास ऊपर 24,000 को टेस्ट करने के लिए गया, फिर नीचे आया, फिर 24,000 के आसपास गया 23,800 तक, और फिर नीचे आया, फिर वापस 23,800 के पास खड़ा है बाजार। तो अब ये तीसरी बार इसको फिर से रिजेक्शन मिला, फिर से रिजेक्शन मिला, अब तीसरी बार क्या इसको तोड़ देगा। तो वैसे स्थिति में ये भारतीय बाजार अगर तोड़ देता है तो क्या भारतीय बाजार चार्ट बोलेगा ऊपर जा रहा है? आपको समझना पड़ेगा। अगर मान लो कि इसको ये तोड़ देता है, अगर ये इसको तोड़ दिया, ठीक है, अगर ऐसी स्थिति में अगर ये टूट गया ऊपर की ओर, यानी रेसिस्टेंस को तोड़ के ब्रेकआउट मिल गया हमें, तो हमको थोड़ा सा हिम्मत दिखाना पड़ सकता है, लेकिन हम थोड़ा वेट भी कर सकते हैं। आपको एक चीज याद रखनी है जो मैं आपको बहुत टाइम से बोल रहा हूं, 24,260 पर आपको वेट करना है कि जब तक 24,260 के ऊपर में क्लोजिंग ना देके, सस्टेन ना करे, तब तक आप तत्काल रूप से भारतीय बाजार पे विश्वास ना करो कि बहुत बड़े मायने में अपट्रेंड आएगा। बैंक निफ्टी में भी चलेंगे। वैसी स्थिति में एक बार जब इसके ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाबी हासिल कर लेगा तो जरूर यहां पे बायर्स आ सकते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे कि चार्ट किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, क्या ये ट्रैप तो नहीं, क्योंकि बहुत बार ट्रैपिंग भी होती है। इससे पहले भी बाजार ऊपर गया, नहीं गया क्या? देखिए बाजार यहां से नीचे आया, फिर ऊपर गया ना जी, 25,000 के आसपास पहुंचा, लेकिन फिर नीचे आ गया। बाजार तो गया है ऊपर, लेकिन यहां प्राइस एक्शन पिछले हाई को कभी तोड़ नहीं पाया, यानी प्राइस एक्शन के हिसाब से देखोगे तो पिछला हाई नहीं टूटा। तो अगर ये टूटता है और यहां पे ऐसी स्थिति में समय बिता के ब्रेकआउट होता है और फिर वहां से रिजेक्शन नहीं मिलता, तो चांसेस बढ़ेंगे कि ऊपर की ओर बाजार जाए। ठीक है, हम और भी पहलुओं पर बात करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अगर आ रहा है तो अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर करिएगा। बैंक निफ्टी को देखते हैं। वहीं अगर आप बैंक निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी कहीं नीचे है, 26,400 उसका ऑल टाइम हाई है, वो अभी 23,800 पे खड़ा है, यानी अभी उसको 4,000 पॉइंट और चढ़ना है। 3,500 पॉइंट तो लगभग उसको चढ़ना ही है ना। तो वैसी स्थिति में हमको बैंक निफ्टी को भी यहां पे देखना पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी को जब आप देखते हो तो बैंक निफ्टी कुछ अलग कहानी कह रहा है। वो कह रहा है कि भैया वो तो ऑल टाइम हाई पे चला गया, यानी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई 60 पॉइंट से रह गया। लास्ट सेशन में उसने वो भी टेस्ट कर लिया था, 60 पॉइंट से रह गया। तो वैसी स्थिति में जो बैंक निफ्टी है वो और तेज रिएक्शन कर सकता है या नहीं कर सकता, वही देखने के लिए कोशिश करेंगे। अब देखो कि अब आप सोचोगे कि निफ्टी में वो वाली बात नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसा क्यों? एक बार हम लोग यहाँ पे ना मिड निफ्टी और फिन निफ्टी को भी देख लेते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे मिड निफ्टी को, तो मिड निफ्टी का जो हाई था वो 13,400 के आसपास का था, और यहां पे आप देखोगे तो 11,600 के आसपास में मिड निफ्टी खड़ा है, यानी अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से दूर है। ठीक निफ्टी की तरह ही रिएक्ट कर रहा है चार्ट के ऊपर में। और अगर आप यहां पे स्मॉल कैप को देखोगे तो स्मॉल कैप के अंदर में भी जो हाई था वो 19,700 के आसपास का था, और वो अभी 16,000 पे, यानी ये भी निफ्टी की तरह ही भी नीचे है, बट बैंक निफ्टी ऊपर है। इसका मतलब साफ साफ ये संदेश आपको मिल रहा है कि भैया बैंकों में खरीदारी हो रही है। और हैवी बेट कौन है? हैवी बेट है
सही कहा, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, इन दोनों बैंकों में जबरदस्त खरीदारी हो रही है। अब अगर आप एचडीएफसी के चार्ट को अगर आप यहां पे फाइंड आउट करते हो, देखते हो, तो ऑल टाइम हाई पर है। तो अब आप समझना है कि दुनिया के, भारत के अलग अलग स्टॉक्स में किस तरह से खरीदारी हो रही है और बैंकों में किस तरह से खरीदारी हो रही है, आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। क्योंकि निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई तक नहीं पहुंचा, अभी उससे दिल्ली दूर है, 3000 साढ़े 3000 पॉइंट दूर है। आइए भाई साहब ऊपर पहुंचे, इसका मतलब है कि बैंकों में खरीदारी हो रही है। और बैंक जो है वो निफ्टी का भी पार्ट है, यानी कि निफ्टी इंडेक्स में भी उसका कंट्रीब्यूशन है, बैंक निफ्टी के इंडेक्स में उसका कंट्रीब्यूशन है। तो वैसी स्थिति में बैंक निफ्टी के अंदर में उसको ऊपर लेके गया तो निफ्टी का भी काफी हद तक ऊपर ले जाने में उसका हाथ है, क्योंकि वो एक बड़ा कंपोनेंट है, हैवी कंपोनेंट है। तो वैसी स्थिति में यहां पे जो रैली हो रही है वो ट्रैपिंग भी हो सकती है, इसको सोच के चलना है। होगी नहीं होगी हम देखेंगे चार्ट के ऊपर में, हम चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं आसान भाषा में। आईसीआईसी को एक बार देखोगे तो ऑलमोस्ट ये भी अब देखोगे अपने हाल ऑल टाइम हाई को ऊपर आज लास्ट सेशन में इसने क्रैक करके ऊपर में कहीं ना कहीं क्लोजिंग दिया। तो यही एक चिंता का विषय है, अगर सिर्फ बैंकों में ही खरीदारी होगी या सिर्फ फाइनेंस सेक्टर में ही खरीदारी होगी तो वैसी स्थिति में मुश्किल में हम आ सकते हैं। अब आप इन्फोसिस को देखोगे तो इन्फोसिस कहां खड़ा है, देखो नीचे की ओर, इन्फोसिस के हैवी वेटेज कंपनी है। टीसीएस को देखोगे कहां खड़ा है, नीचे खड़ा है। और अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखते हैं जो कि एक कंज्यूमर सेक्टर की कंपनी है, तो वो भी यहां पे नीचे की ओर कहीं ना कहीं दिख रही है। वैसे स्थिति में अगर आप देखोगे आईटीसी को एक बार देख लेते हैं, तो आईटीसी भी यहां पे नीचे की ओर दिख रही है। एक कंज्यूमर सेक्टर की बड़ी कंपनियों में से एक है, हैवी वेटेज कंपनी है। एयरटेल जरूर थोड़ा सा ऊपर है, एयरटेल भी काफी निफ्टी में इसका कंट्रीब्यूशन काफी अच्छा है। तो अगर आप देखोगे बैंकों के सेक्टर में और फाइनेंस के सेक्टर में वहां खरीदारी हो रही है। तो स्थिति जो है वो आपको मैंने समझाई भारतीय बाजार की। अब चलते एक बार हम लोग डाउ जोन्स को, यानी कि यूएस मार्केट की ओर चलते हैं और यूएस मार्केट को हम लोग देखते हैं और उसके चार्ट को मापने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या उसमें भी खड़ी चढ़ाई हुई है। तो अगर आप देखोगे कि एक कंसोलिडेशन फेज के बाद बाजार में खड़ी चढ़ाई हुई है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट के पास है। आपको देखना होगा ये एरिया सपोर्ट है। देखो यहां पे कंसोलिडेशन फेज है लंबा, मई 2021 से लेकर आप लगभग अक्टूबर नवंबर का पूरा, यानी कि 21 से लेकर 24 तक का पूरा एरिया कंसोलिडेशन फेज है यूएस मार्केट में। डाउ जोन्स का चार्ट बता रहा है और वहां से गिरावट हुई है, ऊपर एक डबल टॉप पैटर्न बना है और वहां से गिरावट हुई है। अगर आप गिरावट को देखोगे तो लगभग यहां पे ये जो गिरावट हुई है 18-20% के आसपास में गिरावट हुई है। तो अब यहां पे हमको जो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आजकल जो बात हो रही है, हो सकता है हवा बना क्या बना हमें नहीं पता, बट बात तो हो रही है कि मंदी का दौर आने वाला। तो चार्ट क्या कहता है, देखो चार्ट अभी यूएस मार्केट का डाउ जोन्स का हम लोग चार्ट देख रहे हैं और वैसी स्थिति में चार्ट ये कह रहा है कि बेयरिश सेंटीमेंट तो जरूर है, बाजार में गिरावट हुई है, लेकिन क्या ये सिर्फ जो गिरावट है ये ट्रंप का जो भी तात्कालिक रूप से बयान है टैरिफ को लेकर, क्या वही है? अगर वही असर है और वापस 90 दिन के बाद जो कुछ सेक्टर कुछ कंट्री में वो वापस से फिर से लेगा, थोड़ा दिन के लिए पाउज किया तो वापस फिर से मार्केट रिएक्ट कर सकता है। उसी सब अंदेशा को देखते हुए एक्सपर्ट अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। बट आप कैसे एक्सपर्ट बनेंगे? आप बनेंगे, आपको देखना है कि ये कंसोलिडेशन का फेज लंबा है, अगर इसको तोड़ देता है, अगर ये एक अच्छे सपोर्ट 35,000 के नीचे काम करना स्टार्ट करता है डाउ जोन्स, तो फिर यहां पे तेज बिकवाली और बढ़ सकती है और ये 30,000 को टेस्टिंग करने के लिए आ सकता है। 30,000 को टेस्टिंग के लिए जा सकता है, तो ऑब्वियसली ये 30,000 को टेस्टिंग करने के लिए गया तो फिर आप देखेंगे इसकी जो गिरावट परसेंटेज में मापोगे अगर, तो फिर आपको यहां से दिखेगा, ये देखिए, तो हम 30,000 को देखते हैं तो ये 33-34% अगर ये करेक्शन दिखाता है तो फिर एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है विश्व स्तर पे, ग्लोबल स्तर पे। तो क्या ये जो चार्ट देखो ये कंसोलिडेशन फेज लंबा है, ये सपोर्ट का काम कर रहा है। ऐसी स्थिति में अगर इसको निकालता है तो इसको टेस्टिंग करने 30,000 तक जा सकता है। डाउ जोन्स का चार्ट ऐसा कुछ कह रहा है, लेकिन फिलहाल ये सपोर्ट है, आपको इस पर नजर रखना है। अब यहां पे हम लोग देख लेते हैं एक बार सीएससी को। अब आप सीएससी को अगर आप देखोगे तो ये सीएससी फ्रांस का मार्केट का, तो अगर आप देखोगे यूरोप में तो वहां पे भी कंसोलिडेशन फेज लंबा चल रहा था और धीरे धीरे बाजार धीरे धीरे ऊपर चल रहा है। तो वैसी स्थिति में अगर आप देखोगे तो यहां पे सीएससी के अंदर में ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं है, पैनिक सिचुएशन 3-4 दिनों से आया है, लेकिन इस पे आपको क्या ध्यान रखना है कि ये बहुत देर से अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही बना हुआ है। एक बड़ी करेक्शन यहां देखने को नहीं मिले कोरोना के बाद से, हालांकि छोटे छोटे करेक्शन हुए हैं। तो वैसे स्थिति में ये चार्ट अभी फिलहाल कमजोर दिख रहा है। क्यों? सपोर्ट इसका, देखो हम फिर से एक बात को आपको बता दें, हम चार्ट को अलग अलग तरीके से देखते हैं। अगर आप देखोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन, मेजर ट्रेंड लाइन वन डे टाइम फ्रेम में जो कोरोना के साथ से शुरू हुआ था, उसके बाद यहां देखो इसी ट्रेंड लाइन पे कोरोना के 2020 में सपोर्ट लिया, फिर इसी पे यहां पे 2022 में सपोर्ट लिया और इसके बाद फिर से यहां पे 2024 में सपोर्ट लिया और इस बार इसको तोड़ चुका है। तो क्या ये पैनिक आ सकता है? अगर इसी जगह से बाजार उछल गया तो तत्काल में सीएससी बचता हुआ नजर आएगा, नहीं तो फिर यहां पे सीएससी में गिरावट हो सकती है। ठीक है,
अब देखेंगे हम लोग एक बार ये आपका लंदन स्टॉक एक्सचेंज आ गया यूके का, तो एफटीएसी। तो अगर आप एफटीएसी को देखोगे तो एफटीएसी भी अभी ऑल टाइम हाई के आसपास ही है, और कहीं ना कहीं ये ट्रंप के बयान से या फिर जो भी कह लो, सेलर्स को एक अपना बहाना चाहिए होता है कि भैया कोई बोल दे तो हम अपना माल बेचें, तो बेचा गया। लेकिन ये घूम फिर के देखोगे तो एक कंसोलिडेशन फेज में बहुत दिनों से फंसा हुआ है। फिर से वापस देखो इसको यहां से वन डे टाइम फ्रेम में, तो 24 अप्रैल 2024 से लेकर ये पूरा का पूरा कंसोलिडेशन फेज में फंसा हुआ है। तो ये जो स्थिति है इसकी चार्ट की, ये भी चलती जा रही है। तो इसमें हो सकता है कि ये निचले स्तर को टेस्टिंग करने के लिए आए 6000 के लेवल को। तो यहां अभी 8000 पे खड़ा है, लेकिन ये 6000 की टेस्टिंग के लिए कोशिश कर सकता है, चार्ट देखकर ये हमें लग रहा है। अब आप चार्ट देखकर आप सोच रहे होगे कि चार्ट देखकर मुझे भी सीखना आ जाए, तो भाई साहब चार्ट देखकर अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको समय देना पड़ेगा मिनिमम 5 साल। देखो मिनिमम 2 साल दोगे तो चार्ट समझ में थोड़ा बहुत दाएं बाएं आने लगेगा, और अच्छा समझने के लिए 5 साल टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये जो संभावनाएं हम यहां जता रहे, क्या ये 100% होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर यही बाजार ऊपर की ओर चला जाए, अपने हाई को ब्रेक करता है, तो सब कुछ कहानी बदल जाएगी। लेकिन चूंकि ग्लोबल सेंटीमेंट डाउन है, बियरिश सेंटीमेंट के साथ है, ट्रंप के आने के बाद से, एलन मस्क के सहयोगी के रूप में काम करने के बाद से थोड़ा सा माहौल बदल गया है, तो इसीलिए चार्ट को हम लोग देख रहे हैं। चार्ट अभी तत्काल में स्ट्रांग है, लेकिन अगर ये गिरावट फेज आता है तो ये पूरा का पूरा जोन जो बना हुआ वो ब्रेक हो सकता है, और बाजार यहां पे 7000 यानी कि 6500 के आसपास में आ सकता है, जो कि अभी 8200 पे खड़ा है। तो एक अच्छा करेक्शन यहां पे यूके में दिख सकता है। अब यहां पे एक बार वापस हम लोग चलते हैं, अब आ जाते हैं हम लोग जापान में, निक्की। तो जापान को भी देखोगे तो एक लंबा कंसोलिडेशन फेज 2024 के शुरुआत से लेकर बना हुआ था। बीच में एक गिरावट आई, उसके बाद फिर ऊपर गया, किसी न्यूज की वजह से आई थी, और फिर उसके बाद वापस से फिर से गिरावट आई है, जो ट्रंप साहब के बयान के बाद से। तो क्या यहां पे करेक्शन देखने की संभावना है? तो ऐसी स्थिति में अब समझिए, ये जो कंसोलिडेशन फेज था, इसको ये नीचे की ओर ब्रेक कर दिया। तो अब ये जब ऊपर जाएगा तो यहां से अगर रिजेक्शन मिला तो फिर से नीचे की ओर आ सकता है। यानी यहां भी सेंटीमेंट अभी डाउन साइड का दिख रहा है निक्की के अंदर में। तो ठीक है ना, जापान में भी थोड़ा सा। अब हैंग सेंग यानी कि चाइना को देखते हैं। अगर आप चाइना को देखते हैं तो चाइना ऑलरेडी यहां पे निचले स्तर पे खड़ा है, जबकि इसका ऑल टाइम हाई 32,000 के ऊपर था। ठीक है ना, तो 32,000 से भी ऊपर था, लगभग 33,000 के आसपास में। और आप देखोगे यहाँ पे हैंग सेंग को, तो ये अभी काफी ज्यादा करेक्शन ऑलरेडी कर चुका है। ठीक है ना, तो अगर मैं इसको देखूं तो इसका करेक्शन है लगभग ये ऑलरेडी 55% कर चुका है, और अभी जहां खड़ा है वहां पे भी अभी 34-35%, यानी हैंग सेंग चाइना के अंदर में करेक्शन अच्छा खासा ऑलरेडी हो चुका है। ये कंसोलिडेशन फेज में है, और अगर ये वॉर, ट्रेड वॉर वगैरह चलता है तो ये कंसोलिडेशन फेज इसका लंबा हो सकता है। हालांकि इसने एक अच्छा 55% का करेक्शन कर लिया था, और इसीलिए वो बात उठी कि भैया एफआईआई जो है भारतीय मार्केट से पैसा निकाल रही, चाइना में लगा। चाइना में अब 40-50% मार्केट नीचे था, तो वहां संभावनाओं को तलाशेगी ना, भारतीय बाजार ऊपर था। समझ रहे हो ना पॉइंट को जो मैं आपको समझा रहा हूं? तो वैसी स्थिति में अभी आपको थोड़ा शांति से देखना है। अगर आप देखते हो फिर अलग अलग मार्केट को, अब हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं ये संघाई स्टॉक एक्सचेंज को। तो इसको हमने संघाई देख लिया ना, हैंग सेंग नहीं, हमने हैंग सेंग देखा। अब हैंग सेंग बोले तो ये आपका हांगकांग का, और अब आप संघाई को देखोगे तो यहाँ पे लगभग जो बाजार है वो कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। यानी ये जो संघाई स्टॉक एक्सचेंज है, ये चाइना का है, ये पूरा का पूरा, और इससे पहले जो लिखा है वो हांगकांग का था, हैंग सेंग। तो अगर आप ये देखोगे पूरा का पूरा जो चाइना का मार्केट है, ये और हांगकांग का और चाइना का मार्केट एक जैसा ही है। एक जैसा कहने का मेरा मतलब है कि दोनों, हांगकांग पे भी एक प्रकार से चाइना का अपना कब्जा है, आप जानते हो। खैर ये पॉलिटिकल बात है, लेकिन हम चार्ट देख रहे थे वहां पे, तो हैंग सेंग जो है वहां पे काफी करेक्शन ऑलरेडी कर चुका था। तो अब ये अगर चाइना के मार्केट को देखते हो अगर आप, तो ये अभी एक कंसोलिडेशन फेज में है, और हो सकता है कि इसमें बहुत दिनों के बाद गिरावट नहीं आई है, तो हो सकता है कि बाजार नीचे की ओर जाए। हालांकि अगर आप देखोगे ऑल टाइम हाई से काफी नीचे है, लेकिन फिर भी ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे है। ये लगभग 5000 के ऊपर खड़ा था, और अभी तो मात्र ये लगभग 3200 पे खड़ा है। तो यानी बहुत बड़ा करेक्शन इसने भी कर लिया है। और आपको जैसे मैं बताया कि हांगकांग के मार्केट में और चाइना के मार्केट में एफआईआई का पैसा जैसे कहा गया कि यहाँ निकाल रहे हैं, उधर लगा रहे, तो इसी वजह से, क्योंकि वहाँ अच्छा खासा करेक्शन ऑलरेडी हो गया था, धीरे धीरे कंसोलिडेशन फेज में है। तो अभी यहाँ पे कहना कि गिरावट होगी नहीं होगी, ये पूरे ग्लोबल न्यूज और सेंटीमेंट पे ही असर पड़ेगा। चार्ट अभी ना स्ट्रांग है ना ये साइडवेज चार्ट है। अब यहाँ पे सिंगापुर को देखोगे अगर आप, सिंगापुर में, तो सिंगापुर एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, और इसको हम लोग थोड़ा सा, एक कंसोलिडेशन फेज बहुत लंबा है, तो एक बार उसको वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं। बहुत लंबा कंसोलिडेशन फेज में ऑल टाइम हाई को अगर आप देखोगे इसके अंदर में, तो ऑल टाइम हाई से के आसपास में ये खड़ा है अभी आपका। तो ये कंसोलिडेशन फेज लंबा है। ऐसी स्थिति में यहाँ पैनिक आता है नहीं, ये चार्ट अभी स्ट्रांग भी नहीं है और ये बहुत बेरिश में नहीं है। बहुत ज्यादा स्ट्रांग कहना भी इसको सही नहीं होगा। स्ट्रांग है, नीचे से ऊपर है तो स्ट्रांग है। बहुत स्ट्रांग तभी हो जाएगा जब ये 4000 को भी क्रॉस कर दे। तो सिंगापुर में भी अगर डिमांड बढ़ता है तो ये पूरा ग्लोबल, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ग्लोबल जमाना है, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। हर प्रोडक्ट जो आप यहाँ बना रहे हैं दुनिया भर में बेच रहे हैं। आप अपने लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड,
आप अपने मोबाइल सब देखिए, मेड इन चाइना से लेके अलग अलग देशों में, ताइवान में, अलग अलग देशों में बने हुए हैं। तो वैसे स्थिति में ग्लोबल जमाना है, तो अगर कहीं भी किसी का असर पड़ेगा तो भारतीय बाजार पे भी उसका असर पड़ सकता है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे चीज़ों को, मैं आसान भाषा में समझाने का कोशिश किया आपको। और उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे, अब एक बार हम लोग देख लेते हैं DAX को। ये मेरे ख्याल से जर्मनी की है और कुछ जी बिल्कुल जर्मनी की होगी DAX। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लगभग यहाँ पे ये ऑल टाइम हाई के पास ही खड़ी है। तो ये जो चार्ट है ये इंपॉर्टेंट है और मजबूत है, यहाँ करेक्शन बहुत दिनों से नहीं हुआ है। तो अगर यहाँ करेक्शन देखने को मिलता है तो बाजार अभी इसको DAX को हम मजबूत ही मानेंगे, यानी ये कि मजबूत चार्ट है, ये ग्लोबल न्यूज़ की वजह से ये रिएक्ट किया था। तो जर्मनी का जो चार्ट है यहाँ पे मुझे स्ट्रांग दिख रहा है। अब वापस आते हैं अपने भारतीय बाजार पे, और भारतीय बाजार में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एक बार स्मॉल कैप ऑलरेडी हमने देख लिया ना पहले। स्मॉल कैप को देखोगे तो ये निफ्टी की तरह ही, और मिड कैप भी निफ्टी की तरफ, और एक और देख लेते हैं यहाँ पे इंडेक्स, वो नैस्डैक यानी कि आईटी यानी यूएस में आईटी जो है, ये दुनिया भर की आईटी कंपनियां का यहाँ पे लिस्टेड स्टॉक है, वो इसका इंडेक्स है ये। तो अगर आप इसको भी देखते हो तो ये अभी जो है पूरा तरह से स्ट्रांग भी नहीं है और अभी कमजोर भी नहीं है। वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, एक बार हम लोग इसको वन डे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। वन डे टाइम फ्रेम में जी, तो वन डे टाइम फ्रेम में, तो अगर वन डे टाइम फ्रेम में देखोगे तो कुछ दिनों से यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट आई है, हालांकि वो ट्रम्प साहब के बयान से पहले की गिरावट है। तो आप देखोगे ये 20,000 के हाई पे खड़ा था और उसके बाद 15,000 तक गया। तो वैसी स्थिति में 25% का करेक्शन ऑलरेडी कर लिया है और अभी 16,000 पे, यानी कि 20% का करेक्शन के साथ चल रहा है। स्ट्रॉन्ग पूरी तरह से नहीं है और बियरिश में भी पूरी तरह से नहीं है। बियरिश ये तब हो जाएगा जब ये सपोर्ट को निकाल दे 14,500 के आसपास का, तो फिर ये बियरिश हो सकता है। तो यानी कि ओवरऑल जो चार्ट है यूएस का खास करके अगर बात करते हैं तो बियरिश सेंटीमेंट का चार्ट है। तो अगर ये आग में घी डालने वाला काम अगर करते ट्रम्प साहब या उनके सहयोगी जो लोग भी है, तो फिर वैसे स्थिति में पैनिक हो सकता है। और अभी आपने देखा भी होगा कि हजारों की संख्या में अब ट्रम्प का विरोध हो रहा है, सड़कों पे लोग उतर रहे हैं, राष्ट्रपति भवन के सामने भी जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक पैनिक क्रिएट हो सकता है ट्रम्प अपने पांव पीछे खींचे या फिर और गुस्से में और ज्यादा करे, तो एक पैनिक क्रिएट हो सकता है। और जब से वो आए तब से बाजार में एक पैनिक है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अच्छे स्टॉक्स कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे। उसमें से एक अच्छा स्टॉक आपका रिलायंस है, कभी आपको धोखा नहीं देगा। इसका इन्वेस्टमेंट करने का एक बहुत बढ़िया तरीका मैं पहले भी अपने ऑनलाइन क्लास में बता चुका हूं। जो भी लोग ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं गाइज, वो इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं हमारी टीम से और ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। गाइज यहाँ पे देखोगे तो अगर आप रिलायंस को, तो रिलायंस यहाँ पे अपने ऑल टाइम हाई 3200 पे थी, उसके बाद इसका आपने देखा स्प्लिट किया गया, यानी कि दो भागों में बांटा गया। तो इसका ऑल टाइम हाई अभी 1600 दिखेगा आपको और अभी ये 1200 के। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे थोड़े थोड़े एसआईपी के तौर पे कभी कभी छोटे छोटे क्वांटिटी में खरीदारी करते रहने चाहिए, क्योंकि हमेशा नीचे नहीं रहेगा, क्योंकि बाजार को एक समय ऊपर जाना है। तो अच्छे स्टॉक्स में आपको पैसे लगाने की हमेशा सलाह है, जिसमें से आपका रिलायंस है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, ये सारे और भी ढेर सारे स्टॉक है जो ऑनलाइन क्लास में हमने ऑलरेडी बात कर रखी है। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स है जहां आप पैसा लगा के अपना कुछ ना कुछ पैसा बना सकते हैं। तो आपने देखा कि भारतीय बाजार जो रिएक्शन दे रहा है, खास करके जो निफ्टी और बैंक निफ्टी तो बहुत तेज रिएक्शन दे रहा है, जो कि पचने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसको देखेंगे, समझेंगे। और आप इस चैनल पे बने रहिए, आप करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि यहाँ पे जो भी वीडियो है, हर इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपको यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। बाजार के हालात जो भी होंगे आपसे शेयर करता रहूंगा, ताकि आपको आइडिया लगे कि किस तरह से चार्ट को, सेल्फ डिपेंडेंट की बात है, कौन क्या कहता है न्यूज चैनल में कि ये खरीद लो वो खरीद लो, और आप फिर फंस जाते हो। कभी कभी ठीक है, अच्छा काम कर जाता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में लोग फंसे हुए रहते हैं, क्योंकि वो गलत जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, गलत पैसा लगाते हैं, यानी कि मनी मैनेजमेंट उनका सही नहीं होता। तो ऐसी सारी ढेर सारी चीजें आप सीखना चाहते हो तो ये चैनल करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए। और गाइज चलते हुए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, गाइज यहाँ पे ये हमारा चैनल है सिन्हा स्टॉक्स, बड़ा प्यार दिया आपने। सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। 4000 सब्सक्राइबर हो गए, जब चले थे तो एक भी सब्सक्राइबर नहीं था, और आप 4000 लोग जो जुड़े हैं, उन 4000 लोग के लिए एक चीज बताना चाहता हूँ। जब शुरुआत में सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते थे तो दिमाग में आता है ना कि यार सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा कभी नहीं है कि सब्सक्राइबर नहीं, मुझे था कि मेरे वीडियो बनाना ही बनाना है और लोगों को देना ही देना है। तो जब पहला सब्सक्राइबर आया तो मैंने कहा कि वो जो एक बंदा आया ना, उसके लिए तो वीडियो बनाऊंगा ना, उसने तो ये सोच के सब्सक्राइब किया होगा कि यहाँ पे वीडियो देखने को मिलेगा। धीरे धीरे 10 फिर 100 हो गए, फिर मैंने कहा कि 100 लोगों के लिए बनाऊंगा। अब देखिए आपके प्यार से 4000 हो गया। तो गाइज यहाँ पे एक नया बटन भी हमें यूट्यूब के तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया है। तो एक तो ये देखिए आप यहाँ पे ये नीचे में ज्वाइन बटन आ रहा है, तो आप चाहें तो चैनल को कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ज्वाइन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बटन यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो कंट्रीब्यूशन करेंगे। और याद रखिएगा जो भी कंट्रीब्यूशन आप यहाँ पे करेंगे वो सीधे जाएगा सिन्हा स्टॉक्स, सिन्हा फाउंडेशन के अंदर में। सिन्हा स्टॉक्स के साथ में हमारा सिन्हा फाउंडेशन है, उसमें जाएगा और वो सिर्फ चैरिटी के लिए जाएगा। और उसका पूरा का पूरा जो डेटा है, यानी जो पैसे आएंगे, जो खर्च होंगे, वो सभी sinhastocks.com पे डाल दिए जाएंगे। क्योंकि मेरे पास अलग से बच्चों
बच्चों के फीस आ जाते हैं या मैं खुद ट्रेडिंग करता हूँ वो सफिशिएंट है, बट ये जो पैसा जो आप कंट्रीब्यूशन करेंगे वो चैरिटी में जाएगा। और साथ में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अगर आप, तो यहाँ पे आपको एक थैंक्स बटन भी दिखेगा जिस पे आप क्लिक करके भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। गाइज यहाँ पे ये मैंडेटरी नहीं है, आप जैसा आपको लगता है आप करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं कर सकते हैं। मेरा काम है आपको हर चीज सही तरीके से सही समय पर आप तक पहुंचाना। तो गाइज यहाँ पे जो कंक्लूजन निकल के आया, जो एनालाइज किया हमने, आपने पूरा वीडियो देखा, यहां तक देखा आपने, सब कुछ सीखा, तो गाइज कंक्लूजन ये निकल के आया कि भारतीय बाजार में, बैंकों में और फाइनेंशियल सेक्टर में जबरदस्त खरीदारी हो रही है, जिस वजह से हो सकता है कि भारतीय बाजार ओवर रिएक्ट कर रही है। बट दुनिया भर के मार्केट में अलग अलग तरीके का सीन है, खास करके यूएस मार्केट में थोड़ा दबाव है, और ट्रंप साहब के बाद और फिर उसके बाद चाइना और उनका जो ट्रेड वॉर अगर शुरू होता है और यूरोपियन यूनियन भी ट्रेड वॉर में अगर कूदता है, तो फिर वैसी स्थिति में पैनिक क्रिएट हो सकता है। आपको अपने चार्ट पे ध्यान देना है और इस चैनल पे आपको बने रहना, मैं आपको सब कुछ यहां पे बताता रहूंगा। 24,260 को अगर ब्रेक करके वहां समय बिता के ब्रेकआउट दे देता है कंसोलिडेशन फेज के बाद, ये जो खड़ी चढ़ाई है कभी पसंद मत करिए। कंसोलिडेशन फेज चाहिए एंड देन ब्रेकआउट चाहिए, तो शायद यहां पे खरीदार वापस ही लौट सकते हैं, यानी कि बायर्स आ सकते हैं और फिर ट्रस्ट बढ़ेगा नए बायर्स का। तब तक के लिए ये कहना कि बाजार ऊपर जा रहा है नीचे नहीं गिरेगा थोड़ा सा मुश्किल है। आप समझ रहे होंगे, मैंने आपको सब कुछ आसान भाषा में समझाने का कोशिश किया है। आई होप कि आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। फिर भी अगर कोई सवाल रह गया हो, कुछ छूट गया होगा, तो वो सवाल आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं अगले वीडियो में, क्योंकि समय बहुत लग चुका है, अगले वीडियो में मैं उसको शामिल करूंगा, आपके सवाल का आंसर। और बहुत सारे सवाल क्वेश्चन होते हैं जिसका मैं भूल जाता हूं, तो कोशिश यही करूंगा कि आने वाली वीडियो में उसका सवाल का जवाब दूं। बहुत लोगों ने पूछा था कि ओआई पे वीडियो, तो ओआई एक ऐसा चीज है जो आपको दुनिया भर की चीजें आपको ओआई लोग समझा देंगे, लेकिन आपको ओआई नहीं समझ में आएगा। तो वो एक रिसर्च का चीज है जो किया हुआ है मैंने, जो आप लोगों के सामने एक जल्द ही ओआई का ऐसा वीडियो आएगा जो आपने आज तक नहीं देखा होगा, पूरे YouTube में किसी किताब में नहीं पढ़ा होगा। एक अलग नेक्स्ट लेवल का ओआई वीडियो मैं जल्द ही लाने वाला हूं, और आप लोग जब उस वीडियो को देखोगे तो ओआई देखकर आप समझोगे कि ओआई एक्चुअल में बताता क्या है और इसको समझना कैसे है। तो चलिए मिलते हैं किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।